हाँ जी, हम चैप्टर 12 पे थे। चैप्टर 12 हमने स्टार्ट करना है, दैट इज मैनेजिंग फॉरेन ऑपरेशंस। कल हमने ऑप्शन ट्रेड पढ़ा। आज हम जो फॉरेन ट्रेड है उसको मैनेज कैसे करना है वो पढ़ेंगे। हाँ जी, माय स्क्रीन विजिबल टू ऑल। हाँ जी, सबसे पहले आ गया यस मैम। हमें पहले ये देखना होगा फाइनेंस होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले आ गया लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग यानी कि वो फाइनेंस जो मोर देन 5 ईयर। ठीक है, वो फाइनेंस जो 5 साल से ऊपर है उसको हम बोलेंगे, लॉन्ग टर्म फाइनेंस। 5 ईयर से ज्यादा लॉन्ग टर्म फाइनेंस, 1 ईयर से ज्यादा मिडिल फाइनेंस एंड 1 ईयर से कम शॉर्ट टर्म फाइनेंस। देन ये जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, कुछ लॉन्ग टर्म फाइनेंस कहाँ से मिलते हैं? फर्स्ट, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, ट्रेडर्स को, नॉन ट्रेडर्स को लॉन्ग टर्म प्रोवाइड करता है, जैसे हाउस लोन। वो भी 15-15, 10-10 साल के लिए होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस देते हैं। देन इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक्स। ठीक है, जो एजेंसीज होती हैं जिनका काम ही फाइनेंस प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, जैसे एक्सिम। ठीक है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए फाइनेंस देते हैं। ठीक है, वो इंटरनेशनल फाइनेंस देते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए फाइनेंस देते हैं। ये भी फाइनेंस लॉन्ग टर्म होता है। देन इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट, यानी कि शेयर्स में फाइनेंस करने के लिए फाइनेंस दिया जाता है। ठीक है, शेयर में पैसे लगाने के लिए फाइनेंस दिया जाता है। तो इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट हो गया, जिसमें पहला आ गया क्रॉस लिस्टिंग। किस पर्पस के लिए दिया जा रहा है? सबसे पहले दिया जा रहा है क्रॉस लिस्टिंग के लिए। क्रॉस लिस्टिंग यानी कि शेयर लिस्टिंग ऑन वन एंड मोर फॉरेन एक्सचेंज। अगर किसी कोई शेयर एक और एक से ज्यादा कंट्रीज में अवेलेबल है तो उस पे हमें फाइनेंस मिल जाता है। ठीक है, यानी कि स्टॉक ऑफरिंग। ठीक है, तो डायरेक्ट सेल्स होती हैं न्यू इक्विटी में। ठीक है, यूएस में, यूएस पब्लिक इन्वेंटर बाय फॉरेन फर्म्स। अगर हम यूएस की कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं न्यू शेयर्स में, तो हमें फाइनेंस मिल जाएगा। यूरोप में कर रहे हैं, यूरोप की कंट्रीज में कर रहे हैं तो फाइनेंस मिल जाएगा। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट में कर रहे हैं तो फाइनेंस मिल जाएगा, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस हो गई। ग्लोबल डिपॉजिटरी कर रहे हैं, ग्लोबल यानी कि किसी भी कंट्री में, फॉरेन कंट्री, किसी भी फॉरेन कंट्री में कर रहे हैं ट्रेड, तो हमें फंड राइज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। कहीं भी ट्रेड से हमें फंड राइज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। देन इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड क्या होते हैं? बॉन्ड भी एक तरह के शेयर्स की तरह ही होते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? द बॉन्ड आर बॉन्ड इशूड बाय अ कंट्री और अ कंपनी दैट इज नॉट डोमेस्टिक फॉर द इन्वेंटर। इंटरनेशनल क्या होगा? इंटरनेशनल बॉन्ड, इंडियन बॉन्ड इंडिया में, इंटरनेशनल बॉन्ड यहाँ की जो डोमेस्टिक कंट्री के अलावा, जहाँ पे हम रह रहे हैं उसके अलावा कंट्रीज में अगर हम बॉन्ड इशू करवाते हैं तो वो इंटरनेशनल बॉन्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, इसमें भी 3 कैटेगरी है। फर्स्ट आगे डोमेस्टिक बॉन्ड। डोमेस्टिक बॉन्ड यानी कि ट्रेड करेंसी एंड रेगुलेट ऑफ बॉन्ड। बोरोवर कंट्री, जहां से बोरो कंट्री कर रहे हैं उस कंट्री का एग्जाम्पल दिया है। अ ब्रिटिश कंपनी इशू डेट इन द यूनाइटेड किंगडम विद द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट बेस्ड ऑन डिनोमिनेशन इन ब्रिटिश बॉन्ड। ठीक है, डोमेस्टिक बॉन्ड क्या हो गए? यूएस से हम, इन्होंने बोला यूएस से, यूके से, यूके से हम डेट इशू कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि यूके को, ब्रिटिश कंपनी यूके को लोन दे रही है, लोन दे रही है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड दे रही है। ठीक है, लेकिन वो अब यूके को बॉन्ड दे रही है तो वो किस वैल्यू पे दे रही है? अपने ही पौंड की वैल्यू में दे रही है। उसके यूके की करेंसी की वैल्यू में नहीं दे रही, अपने पौंड की वैल्यू में दे रही। ठीक है, तो ये हो गया डोमेस्टिक बॉन्ड कि हम अपनी वैल्यू पे दे रहे हैं। ठीक है, यूरो बॉन्ड क्या हो गया? अगर हम उसकी पेमेंट, प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट,
मैम ब्रिटिश कंपनी जो है वो यूनाइटेड स्टेट में अगर बॉन्ड इशू करे, मतलब यूरोज में बॉन्ड इशू कर रही है। हाँ। ठीक है। फॉरेन यानी कि किसी भी फॉरेन कंट्रीज में। हाँ जी, यानी कि फॉरेन, जो भी जिस कंट्री से हम डील करें उसकी करेंसी से हम जो है वो डेट इशू करें। ठीक है, डोमेस्टिक में हम अपनी कंट्री से, यूरो में यूरो से, और फॉरेन में फॉरेन की किस कोई भी फॉरेन हो सकता है उसकी करेंसी के हिसाब से करें। देन वेंचर कैपिटल क्या होता है? वेंचर कैपिटल होता है कुछ न्यू इन्वेंशन के लिए कुछ नया पैसे लेके आना। ठीक है, फाइनेंस लेके आना कोई नई इन्वेस्टमेंट के लिए, पुरानी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, नई इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसको हम बोलेंगे वेंचर कैपिटल। नाउ शॉर्ट टर्म फाइनेंस आ गया। शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या है? जो अप टू 1 ईयर होएगा। इसमें कमर्शियल पेपर आ जाते हैं। ठीक है, ये वन वन ईयर अप्रोक्स होता है, उसके कम पीरियड के लिए ही ये होता है। पढ़े हुए हैं मैम, कमर्शियल पेपर वगैरह पढ़े हुए हैं पिछले हाँ जी। सेमेस्टर में। हाँ जी, कमर्शियल पेपर हो गया। ये भी पढ़ा हुआ है। हाँ जी, ये भी पढ़ा हुआ है, ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट, प्रोमिसरी नोट, ये प्रोमिसरी सब। नोट भी पढ़ा होगा, लेटर ऑफ क्रेडिट भी पढ़ा होगा। ये नहीं पढ़ा मैम, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, एक लेटर होता है जो बैंक गारंटी पे देता है कि बायर पेमेंट कर देगा। ठीक है, बैंक की गारंटी होती है उसमें कि जो बायर है वो सेलर को पेमेंट कर देगा। बैंक गारंटी लेता है उसको। ये फैक्टोरिंग है। है। एक फैक्टोरिंग होता है ना मैम। हाँ जी, उसके सिमिलर ही है ये। ओके, ठीक। देन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग आ गई, इनके बाहर की आ गई। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग यानी कि हम बाहर के लोगों को इन्फ्लुएंस करें कि वो हमारे यहाँ से मतलब हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करें। ठीक है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कमर्शियल के तौर पे, यानी कि काम के लिए हम बाहर के लोगों को बोल रहे हैं कि हमसे बाय करो, हमसे हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करो। ठीक है। एडवांटेज आ गई एक्सटर्नल बोरोइंग की। ठीक है, कि ये लोअर कंपेरेटिव होता है डोमेस्टिक से। ठीक है, रिलेटिव लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग वॉल्यूम ऑफ फंड देता है। दो तरीके हैं फंड को रेज करने के ईसीबी में, यानी कि इकोनॉमिक बोरोइंग फंड, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में दो तरीके हैं। एक होता है ऑटोमेटिक रूट, एक होता है अप्रूवल रूट। ठीक है, ऑटोमेटिक रूट में क्या आएगा? ऑटोमेटिक रूट में क्या आएगा? पहले तो ऑटोमेटिक रूट में ये देखना आएगा कि कौन एलिजिबल है। ऑटोमेटिक यानी कि अपने आप, अप्रूवल नहीं चाहिए उसमें आरबीआई। ठीक है, और अप्रूवल वाले में अप्रूवल चाहिए होगी आरबीआई। ठीक है, अब पहले ऑटोमेटिक में देखेंगे कौन लाइबल है, कौन ऑटोमेटिक थ्रू से जो है वो ले सकता है ईसीबी। तो कौन ले सकता है? कॉरपोरेट्स ले सकते हैं। ठीक है, एनजीओस ले सकते हैं, सीज सेक्टर वाले, यानी कि कुछ इकोनॉमिक जोन सेक्टर होते हैं ना, जहाँ पे इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस लगा लो चाहे, या कुछ स्पेशल होता है वहां पे इकोनॉमी के हिसाब से, तो वो स्पेशल इकोनॉमी जोन होते हैं। ठीक है, मान लो जैसे सोने की खदानें है कहीं पे, तो वो स्पेशल इकोनॉमी जोन है, किसके लिए? फॉर गोल्ड। ठीक है। ठीक है तो, मैम। तो इन सबको क्या है? आरबीआई की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक रूट से वर्क करती है। ठीक है, रिकॉग्नाइज लैंडर्स कौन कौन देते हैं इनको? इंटरनेशनल बैंक्स दे देते हैं, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, मल्टीपल फाइनेंस, एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज, ये सब इनको फंड्स प्रोवाइड करते हैं। देन कंडीशंस क्या होती है इसकी? कंडीशंस होती है, पहली पहली कंडीशन क्या है कि ईसीबी अप टू $5 और मिनिमम 25% ऑफ डायरेक्ट। ठीक है, या तो इक्विटी का 25% या $5, ये होना चाहिए। अगर हम
डॉलर से ज्यादा कर रहे हैं ई की भी, तो वो कितना एक्सीड करना चाहिए, वो रेशो कौन सी एक्सीड करनी चाहिए, 4:1 की रेशो। डेट और इक्विटी में रेशो कितनी होनी चाहिए, वो 4.1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 20% होनी चाहिए कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 4.1 की रेशो। अब रिस्ट्रिक्टेड एरिया कौन कौन से हैं, ईसीबी नॉट परमिटेड फॉर लॉन्ग ऑन लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट एक्वायरिंग अ कंपनी इन इंडिया बाय अ कॉर्पोरेट। ठीक है, जो ये ईसीबीआई यूज करना है, ये कहाँ यूज नहीं करना है, कहाँ यूज नहीं करना, कैपिटल मार्केट, इंडिया के कैपिटल मार्केट में यूज नहीं करना। ठीक है, और कहाँ वर्किंग कैपिटल में यूज नहीं करना। अब रीपेमेंट, अब जो रियल लोन स्टेट में लेता भी है, नहीं करना। हाँ जी, रियल स्टेट में भी मैम, रियल स्टेट में भी नहीं यूज कर सकते शायद। हाँ जी, लिखा हुआ है। ठीक है। ठीक है, कहाँ लिखा है मुझे भी, सेकंड पॉइंट में मैम, परमिटेड इन रियल, नॉट यूटिलाइजेशन परमिटेड, ऑफ ईवी ओके, इज हाँ नॉट जी, परमिटेड। ईसीबी रियल रियल स्टेट में भी परमिटेड नहीं है, ओके। देन अब इसकी रीपेमेंट, अब हमने लोन ही लिया ना एक तरह से, तो उसकी रीपेमेंट क्या होगी, विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ, पहले तो अप्रूवल नहीं चाहिए हमें आरबीआई की, क्योंकि ये ऑटोमेटिक वे है। ठीक है, $500 तक हमें अप्रूवल नहीं चाहिए हुई। फॉर द अमाउंट एक्सीडिंग $5 वुड बी कंसिडर टू बी आरबीआई अंडर द अप्रूवल रूल। ठीक है, अगर तो 500 तक की पेमेंट है, $500 है, तो हमें अप्रूवल नहीं चाहिए, लेकिन अगर 500 से एक्सीड कर जाती है हमारी पेमेंट, रीपेमेंट, यानी कि इंटरेस्ट प्लस अमाउंट, अगर वो 500 से एक्सीड कर जाती है, तो हमें आरबीआई की अप्रूवल रूट से जाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ऑटोमेटिक रूट में सिर्फ $500 तक की वैलिड है, $500 से ऊपर हुआ तो हम अप्रूवल रूट में चले जाएंगे अपने आप, ऑटोमेटिक। ठीक है, अप्रूवल रूट क्या बोलती है, अप्रूवल रूट ये बोलती है कि करना सब कुछ वही है, ठीक है, करवाना इन्वेस्टमेंट ही है, करनी इन्वेस्टमेंट ही है, लेकिन अब हमें आरबीआई की परमिशन चाहिए हुई। जब तक आरबीआई हमें परमिशन नहीं देगा, तब तक हम बोरो नहीं कर सकते। ये रीफाइनेंसिंग का पॉइंट आ गया। देन मल्टीनेशनल कैश मैनेजमेंट, मल्टीनेशनल कैश मैनेजमेंट कैसे करेंगे, द मैनेजमेंट ऑफ मल्टीनेशनल कैश बैलेंस, इश्यूज आते हैं मल्टीनेशनल कैश मैनेजमेंट करने में, हमें इश्यूज आते हैं, वो कौन से हैं, मैनेजमेंट करना, ये 4 तरीके से हम चारों पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट आ गया मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल कैश बैलेंस, फर्स्ट रूट, मल्टीनेशनल यानी कि इंटरनेशनल, तो क्या क्या होगा उसमें, साइज ऑफ कैश बैलेंस, करेंसी डेमोक्रेसी, ठीक है, वेयर दिस कैश बैलेंस आर लोकेटेड, ये सारे इश्यूज आते हैं कि ठीक है साइज क्या है बैलेंस का, करेंसी का। ठीक है, ऑप्टिमम साइज होएगा तो ही वो, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि 500 तक अप्रूवल, नॉन अप्रूवल है, 500 के बाद अप्रूवल, दैट इज साइज ऑफ करेंसी कैश। ठीक है, देन करेंसी डिनोमिनेशन, करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, पौंड की ज्यादा है, डॉलर की कम है, या डॉलर की ज्यादा है, रुपीस की कम है। ठीक है, वो इफेक्ट डालती है। और फिर वो कैश है कहाँ पे, ठीक है, कहाँ से आ रहा है या कहाँ पे है, वो भी इफेक्ट डालता है। ठीक है, अगर तो इंडिया से जा रहा है तो रुपीज में ही जाएगा मोस्टली, और अगर यूरो से, अगर बाहर से आ रहा है तो डॉलर में आएगा मोस्टली। ठीक है, देन सेकंड आ गया नेटिंग। नेटिंग में क्या आएगा, मल्टीलेटरल नेटिंग इज एन इफेक्टिव एंड कोस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर सेटिंग इंटर एफिलेटेड फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस।
It decrease the number of transaction between the parties and also reduce the cost of accounting activities like bank fees. ठीक है, ये नीटिंग क्या करेगा, हमारी जो जो भी सेटलमेंट है, जो भी अमाउंट्स है, उसकी ट्रांजेक्शन की नंबर को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, उसकी यानी कि ट्रांजेक्शन जो हम कर रहे हैं वो हम मोस्टली जैसे कि अगर 5 से 10 बार वाली ट्रांजेक्शन है वो 3 से 4 बार में कन्वर्ट करवा दे। ठीक है, या 10 वाली है तो 6 से 7 में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, जो भी हमें एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है बैंक को हर बार की ट्रांजेक्शन की, वो क्या आएगी, हमारी रिड्यूस होगी। ये एग्जांपल है, आप पढ़ लेना। देन अदर क्रूशियल इश्यूज आ गए इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजर्स को। कौन से इश्यूज आते हैं? यूरो करेंसी डिपॉजिट, करेंसी का फर्क आ जाता है। ठीक है, फॉरेन ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर। फॉरेन डिपॉजिट में इफेक्टिव यील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या है? R = 1 + IF, 1 + EF - 1। IF रिप्रेजेंट टू इंटरेस्ट रेट और EF रिप्रेजेंट द करेंसी वैल्यू, एक्सचेंज जिसमें हमने एक्सचेंज करना है वो एक्सचेंज करेंसी वैल्यू। देन इंटरनेशनल पेमेंट एंड रिसीवेबल। To success today global marketplace and win sales against foreign competitor, exporter must borrow, offer their customer attractive sale term, supporting by the appropriate payment method. Sales is a gift until payment is received. Therefore, the exporter want to receive payment as soon as possible, preferable as soon as an order is placed or before the goods are sent. रिसीव है, इंटरनेशनल रिसीव है, जो हम ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। ठीक है, यही होता है ना कि जब तक हम पे नहीं करते तब तक गुड्स नहीं आते, गुड्स बुक नहीं होते, ऑर्डर नहीं होते, प्लेस नहीं होते। ठीक है, या फिर क्या होता है, जब तक हम बाय करते हैं तो कैश ऑन डिलीवरी करते हैं। ठीक है, तो जब तक हम पे नहीं करते तब तक हमें प्रोडक्ट नहीं मिलता इन हैंड, वो सेंड नहीं करते प्रोडक्ट। देन आ गई डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन। डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन क्या है? ट्रेड फाइनेंस in which an exporter is paid for its good by an importer after the two parties bank exchange the requirement document. The exporter bank collect fund from the importer bank in exchange for document realizing title is to be shipping mercantile using after the good arrive at the importer location. डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन क्या है? The exporter collect the fund from the importer bank in exchange for document realizing टाइटल टू बी शिप्ड मर्चेंट। ठीक है, क्या करता है इंपोर्टर, जिसने इंपोर्ट करवाना है वो अपनी पेमेंट एक्सपोर्टर को नहीं देता है, वो उसको एक डॉक्यूमेंट्री देता है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट देता है। ठीक है, जब इंपोर्टर के पास वो सामान पहुंच जाता है तब वो एक्सपोर्टर जो है वो डॉक्यूमेंट उसके बैंक में देके या अपने बैंक में देके डायरेक्ट इंपोर्टर के बैंक से पेमेंट ले ले। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन है, बैंक के थ्रू एक्सचेंज किया जा रहा है। ठीक है, जब तक वो
पार्टी कलेक्ट नहीं करती सामान, तब तक जो एक्सपोर्टर है वो बैंक से एक्सचेंज नहीं करवा सकता मनी। ठीक है, जैसे ही वो चेंज करते हैं वैसे ही वो बैंक से मनी एक्सचेंज करवाते हैं। दो तरह की होती हैं, एक में अगेंस्ट पेमेंट रिक्वायर्ड टू द इम्पोर्ट टू पे द फेस वैल्यू, ड्राफ्ट एट साइट। ठीक है, और एट अ स्पेसिफिक डेट। ठीक है, एक होता है कि फेस वैल्यू मिल जाएगी ऑन द टाइम, जैसे ही आपके गुड पहुंचे। एक होता है स्पेसिफिक डेट पे, इस डेट पे बैंक आपको पेमेंट करेगा। देन लेटर ऑफ क्रेडिट आ गया। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? दैट गारंटी द बायर पेमेंट टू द सेलर। बैंक गारंटी लेता है एक डॉक्यूमेंट के थ्रू, उसको बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, उसमें होता क्या है कि जो बैंक है वो गारंटी लेता है कि बायर जो है आपकी पेमेंट कर देगा। अगर बायर पेमेंट नहीं करता है तो बायर की बिहाफ पे बैंक आपको बायर के अकाउंट से पेमेंट निकाल के देगा। बायर क्रेडिट क्या है? बायर क्रेडिट इज अ शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी intended to an importer by an overseas lender such as a bank or financial institute। ठीक है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट जब इशू कर देते हैं तो उसको बायर जब शॉर्ट टर्म क्रेडिट इशू करता है तो उसको हम बोलेंगे बायर क्रेडिट। सप्लायर क्रेडिट जब सप्लाई एग्रीमेंट करेगा, कुछ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट करेगा एक्सपोर्टर के साथ, ठीक है, कि गुड सप्लाई होंगे फिर आप पेमेंट कर देना, तब वो वाला। हाँ जी, एलसी में यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट में इन्वॉल्व कौन होते हैं? बायर इन्वॉल्व होता है, बेनिफिशियरी यानी कि जिसने दोनों की पेमेंट करनी है, इशू बैंक जो इशू कर रहा है, एडवांसिंग बैंक जो एडवांस में दे रहा है। तो इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले इश्यूज ऑफ एलसी, सबसे पहले इशू किया जाएगा लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, देन शिपिंग ऑफ गुड, गुड की शिपिंग की जाएगी, यानी कि गुड्स को जितना गुड भेजना है एक्सपोर्टर को, वो इंपोर्टर को वो तैयार किया जाएगा, शिप किया जाएगा। प्रोवाइडिंग डॉक्यूमेंट टू द कंफर्मेटिंग बैंक। जब गुड शिप हो जाएंगे तो जो एक्सपोर्टर है वो जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो उसके पास डॉक्यूमेंट है वो प्रेजेंट करेगा बैंक को, कंफर्मेटिव बैंक को। ठीक है, देन उसकी पेमेंट फिर सेटलमेंट की जाएगी बाय द इंपोर्टर। इंपोर्टर यानी कि इंपोर्टर के बैंक के थ्रू उसकी पेमेंट सेटल की जाएगी। फॉरफेटिंग क्या है? फॉरफेटिंग इज अ मैकेनिज्म इन विच एन एक्सपोर्टर सरेंडर इज राइट टू रिसीवर पेमेंट for the good delivered or services rendered to the importer in exchange of an instant cash payment from a forwarder। एक्सपोर्ट जब सरेंडर कर देता है अपने राइट को, यानी कि उसने जब बैंक में दे दिया कि ये लो डॉक्यूमेंट, अब मुझे कैश दो, उसने एक बार दे दिया ना, या जब एक्सपोर्टर बोलता है कि मैं आपके साथ एक्सचेंज करूंगा लेकिन कैश में ही करूंगा, मेरे को कैश में चाहिए, कैश पेमेंट करना चाहता है, ठीक है, इंस्टेंट कैश पेमेंट चाहता है, तो उसको हम बोलेंगे फॉरफिटिंग। ठीक है, कैश सेल और कैश सेल पे ही वो बिलीव करता है, बाद में वो पैसे नहीं लेगा, वो कैश सेल करेगा। अब आगे डिफरेंट फैक्टोरिंग और फॉरफिटिंग में। फैक्टोरिंग क्या करता है? हमें फाइनेंशियल एग्रीमेंट, बिजनेस सेल इट्स ट्रेडिंग रिसीवेबल टू द फैक्टर एंड रिसीविंग अ कैश पेमेंट। ठीक है, जिसने
जो जिसने अमाउंट, जो ट्रेड रिसीव कर रहा है, यानी कि जिसने अमाउंट, जिसने प्रोडक्ट रिसीव किया, वो अपने बैंक से पेमेंट देगा कैश में। ठीक है, बैंक से कैश में पेमेंट दिला रहा है। जबकि फैक्टोरिंग में क्या है, सेल्स का क्लेम भी कैश में होगा और पेमेंट भी कैश में होगी, वो भी इमीडिएट। बात सब सही है, बस इमीडिएट होगी इसमें, और ये बैंक के थ्रू होगी। फैक्टोरिंग 90 डेज के अंदर अंदर डील करती है। ठीक है, विद इन 90 डेज। और इसका मेच्योरिटी रेंज जो होता है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, फैक्टोरिंग का 90 डे ही होता है। फैक्टोरिंग में ऑर्डिनरी गुड किए जाते हैं और कैपिटल में, और दूसरे में कैपिटल। इसमें ऑर्डिनरी गुड, दूसरे में कैपिटल गुड। फैक्टोरिंग 80 to 90% फाइनेंस करवाता है, जबकि फॉरफेटिंग जो है वो 100% फाइनेंस की वैल्यू दिलाता है। ठीक है, ये रिकोर्स होती है, ये नॉन रिकोर्स होता है। वो रिकोर्स और नॉन रिकोर्स दोनों हो सकता है, लेकिन जो फॉरफेटिंग है वो सिर्फ रिकोर्स होएगा। हाँ जी, चैप्टर 12 भी कंप्लीट हो गया। चैप्टर 13। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड क्रॉस बॉर्डर एक्विजिशंस। हाँ जी, क्या होता है? ट्रेड बैरियर्स, मैनी रीजन फ्रॉम अ फर्म टू इन्वेस्ट ओवरसीज आर। फर्म जो है ओवरसीज में इन्वेस्ट करती है बहुत सारे कारणों से, वो क्या है? ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर, गवर्नमेंट एक्शन लेड टू मेक imperfection, traffic quota, main restriction of free flow of goods, services, and people. Trade barrier also arise naturally due to high transportation cost। ठीक है, मतलब हम ओवरसीज को कभी कभी नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते हैं? ट्रेड बैरियर्स आ जाते हैं, कोटा लगा होता है, टैरिफ लगा होता है, अलग अलग ड्यूटीज लगी होती हैं। देन लेबर मार्केट इनपरफेक्ट है। ठीक है, कहीं पे अच्छे लेबर है, कहीं पे अच्छे लेबर नहीं है। इनटेंजिबल्स एसिड्स हैं, कुछ एसिड्स इनटेंजिबल्स हैं। ठीक है। वर्चुअल इंटीग्रेशन। FDI in a countries where input are available in order to secure the supply of input as a stable accounting phase। वर्टिकल यानी कि नीचे लेवल पे, एक से नीचे वाले लेवल पे, बैकग्राउंड बैकवर्ड भी हो सकती है, अपवर्ड भी हो सकती है। नीचे वाले लेवल के साथ भी कर सकते हो, और आप अपने ऊपर वाले लेवल के साथ भी कर सकते हो। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये तो आपने पढ़ा ही हुआ है। बूम, रिसेशन। देन पॉलिटिकल रिस्क एंड FDI। अब पॉलिटिकल रिस्क और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पॉलिटिकल रिस्क कैसे होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे? जो पॉलिटिकल पार्टीज है, कभी कभी इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है कंट्री में, जैसे श्रीलंका में आई थी। ड्यू टू पॉलिटिकल पार्टीज पैसे खत्म हो गए थे, तो इस वजह से आई थी। तो जो पॉलिटिकल रिस्क है वो भी FDI पे इफेक्ट डालता है। ठीक है, अब पॉलिटिकल रिस्क इन्होंने डिफाइन किया। पॉलिटिकल रिस्क क्या है? जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके द्वारा चेंजेस लेके आ, गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंजेस लेके आ।
देन हैजिंग पॉलिटिकल रिस्क, हैजिंग पॉलिटिकल रिस्क में पहले आ गया जियोग्राफिकल। इसमें बोल रहे हैं पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसमें क्या कर रहे हैं हम, सारे के सारे पैसे एक ही जगह पे लगा रहे नहीं लगा रहे मैम, डोंट हैं। लिखा नहीं हुआ है, लगा, पुट डोंट, डू नॉट पुट। डोंट पुट, एक जगह पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, ठीक है। पैसों को, अपनी अमाउंट्स को या रिस्क को हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, अपना रिस्क कम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अलग अलग पॉलिटिकल, अलग अलग जगह पे लगाएंगे, ठीक है। जैसे यूएस में अलग अलग जगह, यूएस की अलग अलग जगह पे लगा दिए, एक जगह पे सारे इन्वेस्टमेंट ना करके। या फिर पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस बाय कर लो, ठीक है। उससे भी क्या होएगा, आपको गारंटी मिल जाएगी आपकी पेमेंट की। देन मिनिमाइज एक्सपोजर, जॉइंट वेंचर विद लोकल कंपनीज, local government may be less inclined to expropriate asset from their own citizens, ठीक है। जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर कर लो, ठीक है, उनके साथ जॉइंट वेंचर बना लो कंपनीज के साथ, ठीक है। वहां की लोकल गवर्नमेंट के साथ जॉइंट वेंचर क्रिएट कर लो, ठीक है। तो आपका पॉलिटिकल रिस्क जो होगा वो कम हो जाएगा। इंडिकेटर्स, कुछ इंडिकेटर्स ध्यान में रखो, ठीक है। जैसे कि अपकमिंग इलेक्शंस, न्यू पॉलिटिकल पार्टी, कुछ इवेंट्स ध्यान में रखो ताकि आप रिस्क से बच सको। देन क्रॉस बॉर्डर मार्जन एंड एक्विजिशन, मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर और एक्विजिशन क्या होता है? मर्जर यानी कि दो कंपनी मिलके आपस में मर्ज हो गई, ए और बी कंपनी थी, ए बी कंपनी बन गई, दैट इज मर्जर। एक्विजिशन यानी कि एक्वायर कर लिया, ए बी कंपनी थी लेकिन ए कंपनी ने बी कंपनी को एक्वायर कर लिया, यानी कि बी कंपनी अब ए कंपनी के अंडर आ गई है, तो वो एक्वायरिंग हो, ठीक है। अब क्रॉस बॉर्डर लिख दिया, यानी कि जब हम इंटरनेशनली एक्वायर और मर्ज करेंगे, इंटरनेशनल कंपनीज के साथ एक्वायर और मर्ज करेंगे, तो वो क्रॉस बॉर्डर एक्वायर एंड मर्जर होगा, ठीक है। यानी कि जब फॉरेन ट्रेडर्स और फॉरेन कंपनीज में करेंगे। ये मर्जर वर्टिकल दिखाया है, एम एंड एस, एक ना, एम एंड एस मर्जर एंड एक्विजिशन। वर्टिकल मर्जर एंड एक्विजिशन क्या है? बिटवीन फर्म इन क्लाइंट सप्लायर और बायर सप्लायर रिलेशनशिप, यानी कि ऊपर और नीचे, एक अप एंड डाउन, उन दोनों ने एक्वायर और मर्जर कर लिया, तो हम बोलेंगे वर्टिकल। देन कॉन्ग्लोमेरेट आ गया, इसमें क्या करेंगे? बिटवीन कंपनीज इन अनरिलेटेड एक्टिविटी, यानी कि दोनों की एक्टिविटी ही नहीं मैच करती, बिल्कुल नई चीज को एक्वायर कर लिया, बिल्कुल नई चीज को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। देन मर्जर और एक्विजिशन में इश्यूज और चैलेंजेस कौन कौन से आते हैं? पॉलिटिकल कंसर्न का चैलेंज आता है, कल्चरल चैलेंज आता है, कल्चर डिफरेंट है दोनों के, लीगल कंसिडरेशंस डिफरेंट है, ठीक है, एक्सचेंज रेट डिफरेंट है, टैक्स डिफरेंट है, टैक्स लगाने का तरीका डिफरेंट है। देन यहाँ पे लिखा है मोटिव्स, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मोटिव क्या होते हैं, क्यों करते हैं हम फाइनल, ठीक है। दो तरह से करते हैं हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट आ गया फाइनेंशियल मोटिव, सेकंड आ गया इकोनॉमिक, सेकंड आ गया स्ट्रेटेजिक मोटिव। फाइनेंशियल मोटिव में क्या है, हमारा मोटिव क्या होता है कि हमें मोर से मोर प्रॉफिट अर्न करना है, हमारा पर्पस क्या होता है? मर्जर और एक्विजिशन
बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट इंटरेस्ट कितना मिलेगा, फाइनेंस मोटिव। सेकंड मोटिव क्या है, स्ट्रेटेजिक मोटिव। स्ट्रेटेजिक मोटिव में क्या होएगा, क्रॉस सेल। हम जानना चाहते हैं कि वहां पे कैसे डीलिंग होती है, वहां की कंपनी कैसे डील करती है, वहां की चीजों को हम एक्वायर करना चाहते हैं, वहां पे हम